Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss internal check. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस किया था और अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसी का एक टूल है यहाँ पर इंटरनल चेक, तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So before that, if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examination, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with internal check. तो अब जैसे हमने डिस्कस किया कि इंटरनल चेक जो है वो एक टूल है जिसके थ्रू यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं कंट्रोल को. तो इसीलिए यहाँ पर इंटरनल चेक को परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट. तो अब इंटरनल चेक का मतलब क्या है यहाँ पर? इट इज़ एन एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ इन सच अ वे दैट वर्क ऑफ वन पर्सन इज़ ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर. तो अब यहाँ पे इंटरनल चेक जो है वो एक्चुअली एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो कौन पर्सन परफॉर्म करेगा उसका ये एलोकेशन है. डिवीजन ऑफ वर्क है, उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली उनको जो वर्क है वो एलोकेट किया जाता है. तो यही इंटरनल चेक जो है वो एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ ही है. अब वो एलोकेशन जो है वो कुछ ऐसे है कि यहाँ पर जो वर्क ऑफ वन पर्सन है, मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है उसको एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है, तो अब वो जो टास्क परफॉर्म करेगा वो टास्क जो है वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा थ्रू अनदर पर्सन. मतलब यहाँ पे जो दूसरा पर्सन अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, जो ड्यूटीज़ उसे एलोकेट की गई हैं उसे वो परफॉर्म करेगा. तो इससे यहाँ पर जो पहले किसी एम्प्लॉय ने वर्क परफॉर्म किया होगा उसका वर्क यहाँ पे चेक हो जाएगा उस एक पर्सन की एक्टिविटीज़ के थ्रू. मतलब यहाँ पे ये जो पर्सन एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उससे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस पर्सन का जो टास्क होगा वो चेक हो जाएगा कि इसने ये टास्क जो है वो ठीक से परफॉर्म किया था या नहीं. तो अब यहाँ पे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी हम यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे ढंग से. अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटरनल चेक को परफॉर्म करना है. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो हम देख रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो अब इंटरनल चेक हो रहा है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी होगी. हम यहाँ पे ले लेते हैं कैश से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं. अब यहाँ पे कैश का रिसीट हो सकती है, कैश की अकाउंटिंग हो सकती है और कस्टडी हो सकती है कि एक्चुअली जो फिज़िकल कैश है वो कहाँ पर रखा जाएगा, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश से रिलेटेड एक्टिविटी है. तो अब कैश के अंदर भी यहाँ पे रिसीट ऑफ कैश होगा, उसकी अकाउंटिंग होगी, जो भी कैश रिसीव हो रहा है या पे करना है उसकी अकाउंटिंग यहाँ पर होगी और उस कैश की कस्टडी होगी. तो अब यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पे एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक ही पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्म करेगा. तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता. यहाँ पे हम कैश को ही मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट पर्सनल अपॉइंट करते हैं ताकि हम यहाँ पे एफिशिएंटली कैश की अकाउंटिंग कर पाएँ, रिसीट कर पाएँ और कस्टडी रख पाएँ. तो अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, हम यहाँ पे अलग अलग पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे. तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैश रिसीव हो रहा है वो एक्चुअली यहाँ पे उसकी जो रिसीट है वो यहाँ पे इस पर्सन को एलोकेट की गई है. लेट्स से ये एम्प्लॉय ए है, तो अब एम्प्लॉय ए के पास सारी जो कैश रिसीट्स हैं वो आएंगी. और अब मान लेते हैं ये एम्प्लॉय बी है, तो अब एम्प्लॉय बी जो है वो एक्चुअली ये जो रिसीट्स हैं इनको कलेक्ट करता है, इनको स्टोर करता है. इन रिसीट्स को, जो भी फिज़िकल रिसीट्स होंगी उनको ये स्टोर करेगा अपने पास. तो एम्प्लॉय बी जो है वो रिसीट्स को स्टोर कर रहा है. अब ये एम्प्लॉय सी है और एम्प्लॉय सी जो है वो एक्चुअली अकाउंटिंग ऑफ कैश कर रहा है कि जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट होगी, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स जो है वो यहाँ पे उनकी अकाउंटिंग जो है, रिकॉर्डिंग जो है
तो वो यहाँ पे एम्प्लॉय सी को एलोकेट किया गया है ये वर्क। और अब यहाँ पे एम्प्लॉय डी जो है वो यहाँ पर कस्टडी रखता है कैश की, मतलब जो भी फिजिकल कैश है वो यहाँ पे एम्प्लॉय डी को मेंटेन करना होता है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी यहाँ पे 4 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी कैश रिसीट्स आएंगी पहले वो यहाँ पे ए मेंटेन करेगा, उसके बाद यहाँ पे जो फिजिकल रिसीट्स हैं उनको स्टोर करने का काम यहाँ पे एम्प्लॉय बी के पास है, कैश की अकाउंटिंग यहाँ पे एम्प्लॉय सी के पास, और कस्टडी जो है वो एम्प्लॉय डी के पास। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं एम्प्लॉय डी को ये जो कैश है वो यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करना है। तो अब जो कैश बैंक में डिपॉजिट करना है उसकी जो रिसीट होगी पे इन स्लिप से, लेट से अगर कैश जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, तो अब एक और एम्प्लॉय है यहाँ पर जो कि वो रिसीट्स होंगी, पे इन स्लिप्स की जो एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं उनको यहाँ पे ये एम्प्लॉय मेंटेन करता है, एम्प्लॉय ई मेंटेन करता है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को जो है वो ड्यूटीज़ डिवाइड कर दी हैं, ड्यूटीज़ एलोकेट कर दी हैं यहाँ पर कैश से रिलेटेड। तो अब ये तो हमने सिर्फ कैश के केस में देखा, ये सेल्स के केस में हो सकता था, कैश पेमेंट्स के केस में हो सकता था, क्रेडिट सेल्स के केस में हो सकता था, परचेजेस के केस में हो सकता था, जिससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को एलोकेट कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पे देखा कि एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो रहा था। अब यहाँ पे वर्क ऑफ वन, मतलब जो एक पर्सन एक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है उसका वर्क जो है वो ऑटोमेटिकली चेक हो रहा है बाय अनदर। मतलब यहाँ पे दूसरा जो पर्सन है उसके आगे वो जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा वो पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली उसके प्रीवियस पर्सन का जो वर्क है उसको चेक करते हुए चल रहा है। मतलब अगर मान लेते हैं जो भी कैश रिसीट्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय ए के पास होती हैं, लेकिन उनकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे स्टोर करता है एम्प्लॉय बी। तो अब अगर यहाँ पे एम्प्लॉय ए कोई मिस्टेक कर देता है रिसीव करने में, कैश को रिसीट्स को मेंटेन करने में यहाँ पर, तो वो यहाँ पे जब एम्प्लॉय बी अपना टास्क परफॉर्म करेगा तो वो ये चेक कर पाएगा कि ए ने अगर कोई एरर या फिर कोई फ्रॉड जो है अगर वो कमिट किया है तो उसको यहाँ पे कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे उसकी प्रिवेंशन करनी है। तो वो यहाँ पे उस फ्रॉड को या फिर जो भी एरर हुई है उसको डिटेक्ट कर पाएगा। और अब जब यहाँ पे एम्प्लॉय बी जो है वो डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर रहा था, तो अब यहाँ पे उन्हीं डॉक्यूमेंट से यहाँ पे जब सी अकाउंटिंग करेगा उस कैश की तो यहाँ पे वो सारे ही जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करेगा, और अगर यहाँ पे एम्प्लॉय बी ने कोई मिस्टेक करी होगी उनको मेंटेन करने में तो यहाँ पे एम्प्लॉय सी जो है उसको चेक कर पाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर एम्प्लॉय डी जो है वो कस्टडी रख रहा है उस कैश की, तो यहाँ पे अगर कोई भी मिस्टेक सी ने करी है तो वो यहाँ पे डी डिटेक्ट कर पाएगा। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर डी ने कोई मिस्टेक करी हो तो सी उसको भी यहाँ पे डिटेक्ट कर सकता है। हम ये चेक कर पाएंगे अकाउंटिंग ऑफ कैश से कि जो एक्चुअल कस्टडी है, जो भी फिजिकल कैश प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जो भी डिपॉजिट करना है बैंक में, उसमें अगर कोई एरर्स है या फ्रॉड किया है किसी ने किसी भी स्टेज पर, तो वो यहाँ पे इजीली डिटेक्ट हो पाएगा। तो इसीलिए इंटरनल चेक में हम ऐसे एलोकेट करते हैं ड्यूटीज़ को एम्प्लॉयज़ के बीच, जिससे किसी एक का जो काम होगा वो चेक हो पाएगा, ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा दूसरे पर्सन के काम से। वही हमने यहाँ पर देखा कि अगर किसी भी स्टेज पर कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक एम्प्लॉय जो है वो अगर कोई एरर या फिर फ्रॉड कमिट करता है तो उसको ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है बाय इंटरनल चेक। तो यही यहाँ पे पूरा कंसेप्ट है इंटरनल चेक के अंदर, जिसमें हम यहाँ पे एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। और वो एलोकेशन भी हमें यहाँ पर ऐसे करना होता है कि एक पर्सन का वर्क जो है वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाए दूसरे पर्सन के वर्क से। तो अब यहाँ पे हम मेन ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस देखते हैं इंटरनल चेक के ही। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने देखा कि एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो रहा है तो इससे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो भी डिफाइंड हो जाएंगी कि किसी एक पर्सन को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ की एडवांटेज है जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो स्पेसिफाई हो जाती हैं, वो डिफाइन हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स हो जाती हैं। यहाँ पे हम एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं।
और हम यहाँ पे ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो है वो अनरिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी स्टेज पर तो पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर कोई एक ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो इसीलिए जब हम इंटरनल चेक को परफॉर्म करते हैं तो हम यहाँ पे ये भी इंश्योर करते हैं कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो है वो अनरिकॉर्डेड नहीं रहती। तो इससे यहाँ पर एरर्स को कमिट करने के चांस डिक्रीज हो जाते हैं और इसीलिए बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और यहाँ पे टाइमली प्रिपेयर हो जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जब सारे ही टास्क जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहे हैं, एरर्स के चांसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर हो सकती है। और यहाँ पे ऑडिट जो है वो भी इजीली परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल चेक जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहा है। तो इससे यहाँ पे ऑडिटर का जो वर्क है वो भी इजी हो जाता है और यहाँ पे जो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ वो भी ज़्यादा रिलायबल होती हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चेक हो रही हैं। तो यही यहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ पर इंटरनल चेक के। तो अब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल की ही तरह यहाँ पे इंटरनल चेक की भी डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करना पड़ता है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंटरनल चेक के अंदर। तो यहाँ पे जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो यहाँ पे इंटरनल चेक को अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय नहीं कर पाते। तो इसीलिए सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है वही यहाँ पे इंटरनल चेक को परफॉर्म कर सकती हैं, स्मॉल बिजनेसेस नहीं। और यहाँ पे जो इंटरनल चेक है वो यहाँ पे एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो यहाँ पे इंटरनल चेक का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पे इंटरनल चेक का जो पर्पस है वो सॉल्व हो पाएगा, तभी अगर कोई एरर्स हो गई हैं तो वो डिटेक्ट कर पाएंगे एम्प्लॉयज़। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ऐसा है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो इससे फिर यहाँ पे इंटरनल चेक का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता। और यहाँ पर इंटरनल चेक जो है वो सारे ही एरर्स और फ्रॉड जो है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी कि कोई एरर जो है वो फिर भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ से मिस हो गया हो डिटेक्ट करना। तो इसीलिए यहाँ पर 100% एश्योरेंस जो है वो इंटरनल चेक नहीं देता कि यहाँ पे सारी ही एक्टिविटीज़ जो है वो एरर फ्री है। तो यही यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनल चेक के भी। तो अब यहाँ पे जैसे हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर ऑडिटर का रोल देखा था, वैसे ही हम यहाँ पे इंटरनल चेक के अंदर भी यहाँ पर ऑडिटर के रोल को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ऑडिटर जो है वो कैसे असेस करेगा यहाँ पर इंटरनल चेक को किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे जैसे हमने नरेटिव रिकॉर्ड्स देखा था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पर इंटरनल चेक के अंदर भी ऑडिटर को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देना चाहिए, जिसमें यहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो वहाँ पे मेंशन्ड होगा, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उस रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर रिगार्डिंग द इंटरनल चेक ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पर रिटर्न डॉक्यूमेंट से यहाँ पर ऑडिटर जो है वो असेस कर सकता है इंटरनल चेक को। और यहाँ पे ऑडिटर जो है उसको यहाँ पे इवैल्यूएट करना चाहिए इंटरनल चेक को भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे वो यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं ऑडिटर्स, वैसे ही यहाँ पर इंटरनल चेक को भी इवैल्यूएट करना चाहिए। जो पूरा सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल चेक का, उस पर रिलाई करने से पहले यहाँ पर ऑडिटर को इवैल्यूएट करना चाहिए, उसको एग्जामिन करना चाहिए कि वो कितना रिलायबल हो सकता है इंटरनल चेक सिस्टम। और यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो भी करेक्टिव एक्शंस होंगे या जो भी सजेशंस होंगे यहाँ पे ऑडिटर के कि वो कैसे वहाँ पे एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं, फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब यहाँ पे ऑडिटर को सजेस्ट करना चाहिए, रेकमेंड करना चाहिए कि कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनल चेक सिस्टम को इफ़ेक्टिव बना सकती है।
और जो भी डेफिशिएंसीज यहाँ पे ऑडिटर ने फाइंड आउट की होंगी वाइल इवैल्यूएटिंग द इंटरनल चेक सिस्टम, तो यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइजेशन को ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि कोई भी ऐसी डेफिशिएंसीज जो है इंटरनल चेक सिस्टम्स के अंदर वो कैसे फुलफिल हो सकती है। तो यही यहाँ पे रोल होता है ऑडिटर का कि वो इवैल्यूएट करेगा इंटरनल चेक सिस्टम को उस पर रिलाई करने से पहले। तो अब यहाँ पे हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और इंटरनल चेक के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कैसे अलग है। जो हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और इंटरनल चेक के अंदर यही देखा कि हम एक्चुअली कोई एरर्स या फिर कोई फ्रॉड अगर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम उसे डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक, और यहाँ पे हम देखेंगे बेसिस। तो अब यहाँ पे फर्स्ट बेसिस हो सकता है डेफिनेशन। इंटरनल कंट्रोल में हमने देखा था कि यहाँ पे ओवरऑल कंट्रोल की बात होती है, वो फिनेंशियल हो सकते हैं ऑपरेशंस, और दूसरे जो ऑपरेशंस हैं, दूसरी जो एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनके ओवरऑल कंट्रोल की बात यहाँ पे हम इंटरनल कंट्रोल में करते हैं। इंटरनल चेक पे हमने देखा कि ये एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ है, और यहाँ पे चेकिंग हो रही होती है ऑफ वर्क। मतलब यहाँ पे एक पर्सन का जो वर्क है वो चेक हो जाता है ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन के वर्क से। तो ये यहाँ पर हमने इंटरनल चेक की डेफिनेशन में देखा था कि ये एक एलोकेशन ऑफ वर्क है। इंटरनल कंट्रोल में हमने देखा कि ये ओवरऑल कंट्रोल की बात हम यहाँ पे करते हैं जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिसको अडॉप्ट करके यहाँ पे मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो ओवरऑल कंट्रोल है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ हो सकती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और भी जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रही हैं सबके ही कंट्रोल की बात यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल के अंदर होती है। तो अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव हमने देखा था कि यहाँ पर एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी था और सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स था। जो भी बिजनेस एसेट्स हैं उनको सेफ गार्ड करना था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल का। एक्यूरेसी मेंटेन करना था, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी। तो ये सब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था। इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर रहे हैं, हम वर्क को एलोकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, यही यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरनल चेक को परफॉर्म करने का। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है यहाँ पर स्कोप। अब जो इंटरनल कंट्रोल है वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल का जो स्कोप है वो वाइडर होगा देन इंटरनल चेक, और इंटरनल चेक का जो स्कोप है वो नैरोअर होगा देन इंटरनल कंट्रोल। तो अब यहाँ पे जो इंटरनल कंट्रोल है वो इंक्लूड करता है इंटरनल चेक को, मतलब इंटरनल चेक जो है वो एक पार्ट है यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल का ही।
तो इसीलिए यहाँ पर जो इंटरनल कंट्रोल है वो वाइडर है और जो इंटरनल चेक है उसका स्कोप यहाँ पे नैरो है। तो यही मेन डिफरेंस था यहाँ पर कि एक्चुअली यहाँ पे इंटरनल चेक जो है वो पार्ट होता है यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल का ही। यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल को ही परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे इंटरनल चेक को एज टूल यूज़ करते हैं ताकि हम यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल को इंश्योर कर पाएँ। तो आई होप अब आप यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होंगे और इनके जो डिफरेंसेस हैं उसको समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल ऑडिट को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।